हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी, हाउ जेन स्ट्रीट मैनिपुलेटेड द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड सेबीज शॉकिंग फाइंडिंग्स। राइट, सो आप सभी ने सुना होगा जेन स्ट्रीट के केस के बारे में और सेबी के केस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम वही केस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारी डेरिवेटिव से रिलेटेड आपको चीजें सीखने को मिलेगी और एक बहुत बड़े लेवल पे कैसे मैनिपुलेशन होता है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। Before starting the video, I would like to tell you that we have launched the RBI Grade B preparation kit. Here we are having 10 PDF ebooks in this particular course. You can definitely download these things. You can subscribe for our preparation kit. A lot of things is there in the kit, like complete guidebook for your RBI Grade B preparation, 100 plus economic and finance terms, PYQs, highlights and MCQs. AIR1 notes are also included in this particular course and related to your descriptive practice, your formula ebook and whatnot. There are so many things in this particular preparation kit. So I highly recommend you guys to please subscribe for this. Link is there in the description. You can also download the Olive Board app और जो भी notifications होते हैं YouTube के आपको वहाँ पे available हो जाएंगे. And we have launched the complete RBI Grade B 2025 course as well. This is with books, so you'll be getting the physical books as well. चलिए फटाफट से बात करते हैं, जेन स्ट्रीट का केस समझते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट दे हैव अर्न्ड? इट्स क्रेजी, 36,000 प्लस करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट उन लोगों ने कमा लिया है बाय मैनिपुलेटिंग द इंडियन मार्केट। सो दैट्स क्वाइट क्रेजी एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉफिट यहाँ पे इन लोगों ने कमाया कैसे, राइट? सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ कोट ऑफ द ग्रेट लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे, डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. Derivative is a kind of financial weapon. Now what will be the ultimate use? वो डिपेंड करता है कि किसके हाथ में वेपन है. तो वेपन को आप अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हो, खराब काम के लिए भी यूज कर सकते हो. इसलिए हम बोलते हैं बिजनेस में डेरिवेटिव्स आपका प्रॉफिट एम्पलीफाई कर सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आपका लॉस भी एम्पलीफाई कर सकते हैं. सो डेरिवेटिव्स एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है. डिपेंड करता है उसको कौन यूज कर रहा है, उसके एंड रिजल्ट का वहां से पता चलता है कि उसको कौन यूज कर रहा है. तो यहां पे मिस्टर वॉरेन बफे ने कहा है कि डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. अगर आपको याद हो 2008 क्राइसिस के अंदर भी एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन्वॉल्व था, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, CDS, राइट? तो ये वीडियो पूरा काफी सारा इसके अंदर डेरिवेटिव्स का कवरेज होने वाला है, काफी सारा इसके अंदर सेबी के बारे में, जेन स्ट्रीट के बारे में कवरेज होने वाला है. आपको बैकग्राउंड के लिए बता दूं, जेन स्ट्रीट एक प्रोप्राइटरी फर्म है, राइट? सो ये प्रोप्राइटरी फर्म्स क्या होती हैं? जो खुद का पैसा लेके स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करती है. दीज फर्म्स आर ट्रेडिंग इन दी मार्केट विद देयर ओन कैपिटल. ये किसी और से लेके ट्रेड नहीं करती, ये खुद के पैसे से ट्रेड करती है, राइट? इनको बोलते हैं हम प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स. ओके, सो मैनिपुलेशन हुआ कैसे वो आपको समझा देता हूं. बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी. जिनने डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा है, जिनका फाइनेंस अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आई ट्राई कि मैं उसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बताऊं. पर एज अ प्री रिक्वेस्ट अगर आप इसको डेरिवेटिव पढ़ के देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको देख सकते हो. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत इजी एग्जांपल्स दूं और टेक्निकल इसको ज्यादा ना ले जाऊं, रादर देन हम डेरिवेटिव्स के अराउंड समझें, इस केस के अराउंड समझें. और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों वो भी बता देता हूं. अगर आप RBI दे रहे हो, सेबी दे रहे हो, IFSCA दे रहे हो, PFRDA दे रहे हो, डजंट मैटर, IRDAI दे रहे हो, डेरिवेटिव एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस के अंदर आ रहा है. सो ये आपके स्ट्रॉन्ग जोन में ऑलरेडी होना चाहिए. और इस सेशन के अंदर मैं सिर्फ न्यूज नहीं कवर करूंगा, मैं उससे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर करूंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. हाउ जेन स्ट्रीट मैनिपुलेटेड द इंडियन मार्केट. तो देखो रूल सिंपल सा होता है, पंप एंड डंप स्कीम, राइट? मेजरली हमने केसेस में ये देखा है कि पंप एंड डंप इज द वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जिससे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किए जाते हैं. इस केस में भी मैं कह सकता हूं ये एक तरह का पंप एंड डंप ही है. समझना, व्हाट जेन स्ट्रीट हियर डिड इज दे इन्फ्लेटेड द मार्केट बाय टेकिंग अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस. सबसे पहले क्या किया उन्होंने? अग्रेसिवली बाय पोजीशंस ली मार्केट के अंदर. मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करी. क्या करी? आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करी जिससे और लोग आए और ज्यादा बाइंग करें. अब जब बहुत सारे लोग आके बाइंग करेंगे तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा, मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. पीछे उनका रियल सेटअप था, वो ये नहीं चाहते थे कि मार्केट बढ़े, उनका रियल सेटअप कुछ और ही था.
सो ये ट्रैप था एक रिटेलर के लिए, कुछ ट्रेडर्स के लिए, राइट। और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या किया, इसको पंप किया मार्केट को, एंड देन दे ऑफलोडेड बाय क्रिएटिंग पैनिक इन द मार्केट। अल्टीमेटली दे डम्प्ड एवरीथिंग एंड मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो ये पूरा केस हम समझने वाले हैं आज के वीडियो में कि कैसे उन्होंने पंप किया, कैसे उन्होंने डंप किया, क्या उन्होंने ऐसा सेटअप लगा रखा था जिससे रिटेलर्स यहां पे फंस गए। ओके, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा एक इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो जब मैं बोलता हूं मार्केट बढ़ रहा है तो मैं नहीं कहता कि सारे शेयर बढ़ रहे हैं। मार्केट बढ़ रहा है का मतलब मार्केट का इंडेक्स बढ़ रहा है। से फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि बैंक निफ्टी बैंक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सो दैट्स अ इंडेक्स। इंडेक्स बढ़ रहा है मतलब उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बढ़ रहे होंगे। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है। तो मैं यहां पे देख सकता हूं 12 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बैंक निफ्टी बना हुआ है, राइट। बैंक निफ्टी किससे मिलकर बना हुआ है, 12 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है। सो यहां पे इन्होंने इंडेक्स को नहीं मैनिपुलेट किया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मैनिपुलेट किया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर ह्यूज प्लेयर्स दैट आर डूइंग द बैंकिंग बिजनेस लाइक HDFC बैंक। यू कैन सी द वेट 28% अकेला HDFC और ICICI ही मिलके पूरे निफ्टी बैंक को हिला सकते हैं, राइट। दे आर हैविंग अ वेटेज विच इज एक्सीडिंग 50% इन दी निफ्टी बैंक। नाउ दैट्स ह्यूज। अगर इन दो शेयर्स को मैनिपुलेट कर दो तो 50% का गेम तो ये दो ही कर देंगे। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8%, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहां पे जेन स्ट्रीट ने क्या किया, किसी इंडेक्स को मैनिपुलेट नहीं किया डायरेक्टली, उन्होंने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मैनिपुलेट किया। उससे इनडायरेक्टली इंडेक्स भी इन्फ्लुएंस होता है। ऑब्वियसली बात है, HDFC बैंक, ICICI बैंक के शेयर प्राइस में अप एंड डाउन होगा तो इंडेक्स भी अप एंड डाउन होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इन्हीं चीजों से मिलकर इंडेक्स बनता है, राइट। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अंडरलाइंग एसेट क्या होती है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी मुझे पहले आपको समझाना जरूरी है, इजी टर्मिनोलॉजीज के अंदर, ताकि आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आए कि ये फ्रॉड हुआ कैसे था, राइट। नॉट अ फ्रॉड बट यस, मैं इसको कहूंगा कि ये एक तरह का मैनिपुलेशन है, फ्रॉड नहीं है, दिस इज अ मैनिपुलेशन। अब डेरिवेटिव क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है वो समझ लेते हैं। डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करने वाला है, उसके अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करने वाला है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, सो दिस इज अ इंडेक्स। मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक अंडरलाइंग एसेट है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे डेरिवेटिव्स बना सकता हूं। इसके ऊपर मैं बहुत सारे डेरिवेटिव्स बना सकता हूं। वो हो सकता है फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स, वो हो सकता है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर दोनों हो सकते हैं, कॉल ऑप्शन भी हो सकता है, पुट ऑप्शन भी हो सकता है। तो हियर निफ्टी बैंक इज अ अंडरलाइंग एसेट और उसके डेरिवेटिव्स बहुत सारे बन सकते हैं। अब क्या होता है ना, अंडरलाइंग एसेट के अंदर मूवमेंट जब आता है, अंडरलाइंग एसेट के अंदर जब मूवमेंट आता है तो ऑप्शंस के अंदर और जोर से मूवमेंट आता है, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर और जोर से मूवमेंट आता है। थिंक ऑफ दिस थिंग एज अ रिलेशनशिप, ठीक है। मान लो एक रिलेशनशिप में दो लोग हैं, ठीक है, एक तो मैडम है और एक सर है। तो सर जो हो गए वो डेरिवेटिव हो गए इधर, मैडम जो हो गई वो अंडरलाइंग एसेट हो गई। अब मैडम के मूड में जब चेंज आ रहा है तो सर के मूड में और जबरदस्त चेंज आ रहा है। सो दैट्स नथिंग बट डेरिवेटिव प्रोडक्ट, राइट। किसी अंडरलाइंग एसेट को इंपैक्ट होने से, उसके अंदर चेंज आने से, जब आपके अंदर चेंज आ जाए, आपकी प्राइसेस के अंदर चेंज आने लग जाए, वो ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो दिस इज अ डेरिवेटिव एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, राइट। सो वैसे ही निफ्टी बैंक एक इंडेक्स है, उसके ऊपर हमने बहुत सारे डेरिवेटिव्स यूज कर रखे हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स की खास बात क्या होती है कि ये एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपायरी। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या जिंदगी भर के लिए थोड़ी होता है, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, 6 महीना, कोई तो एक्सपायरी होगी। सो ये एक्सपायर हो जाता है। यहां एक्सपायर होने का क्या मतलब होता है, आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। मान लो आपने कोई 100 रुपये पे चीज खरीदी थी, बाय करी थी, अब वो 110 हो गई, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब सेटलमेंट कर लो एक्सपायरी डे पे। क्या करो, एक्सपायरी डे पे सेटलमेंट कर लो। 100 की 90 हो गई, 10 रुपए का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, तो भी आप सेटल कर लो। एक्सपायरी डे इज जस्ट द
सेटलमेंट। इस दिन तो आपको एट द एंड सेटलमेंट करना ही है, इसके बाद आप नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते। यही होता है आपका एक्सपायरी डे। अब ये सिंथेटिक लिवरेज क्या होता है समझना, अंडरलाइंग असेट के अंदर जो मूवमेंट आ रहा है वो कम है। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, अब ये तो अंडरलाइंग असेट पे ही तो बेस्ड है डेरिवेटिव, उसके अंदर जो मूवमेंट आ रहा है बहुत ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सिंथेटिक लिवरेज। एक जबरदस्ती का लिवरेज क्रिएट किया गया है, समझना। अंडरलाइंग असेट की वैल्यू अगर 10 लाख है, डेरिवेटिव मार्केट मुझे 2 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो जाएगा। 20% अगर मान लो मैं मार्जिन लेता हूं, राइट, इसको मार्जिन बोलते हैं। सो डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, अगर मुझे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे सिर्फ अभी 2 लाख ही देने, 3 लाख ही देने, 20-30% मार्जिन होता है। सो क्या मैं बोल सकता हूं मैंने 10 लाख की चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पर मैंने जेब से 2 लाख ही दिए? इसी वजह से ये मोमेंट आता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज नथिंग बट सिंथेटिक लिवरेज। लिवरेज क्या होता है, आपने लोन लिया 6% पे, आप आगे दे रहे हो 12% पे, ये लिवरेज है। सिंथेटिक लिवरेज मतलब जबरदस्ती का एक आर्टिफिशियल लिवरेज क्रिएट किया गया है। यहां आपने कोई लोन नहीं लिया है बट आपने मार्जिन लिया है, 2 लाख रुपए का मार्जिन दिया है, पर आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो 10 लाख के, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक लिवरेज। दैट्स व्हाई जो आपकी अंडरलाइंग असेट की वैल्यू होती है वो तो कम चेंज हो तो भी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज हाईली लिवरेज्ड, इट इज हाईली लिवरेज्ड। अब जो प्राइसेस होती है डेरिवेटिव्स की और अंडरलाइंग असेट्स की, दे आर हाईली इंटर रिलेटेड। ये क्या होती है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप होता है। जैसे मैडम के मूड में चेंज आता है तो आपके मूड में और जबरदस्त चेंज आने लग जाता है, वैसे ही डेरिवेटिव्स के मूड में भी जबरदस्त चेंज आ जाता है अगर उनके अंडरलाइंग असेट के अंदर छोटे छोटे चेंज आते हैं, ठीक है। ऑन एक्सपायरी डे क्या होता है, एक्सपायरी डे पे तो सबसे जबरदस्त चेंज आते हैं क्योंकि उस दिन सेटलमेंट होते हैं सारे, राइट। तो जब सब चीजें खत्म होने वाली होती है तो क्या होता है, उस दिन तो बहुत जबरदस्त चेंजेस आते हैं। वैसे ही डेरिवेटिव मार्केट में भी होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए वो क्या होता है, ब्रेकअप डे होता है, डेरिवेटिव के अंदर वो क्या होता है, एक्सपायरी डे होता है। उस दिन सबसे ज्यादा मूड स्विंग आते हैं आपके, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर उस दिन सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी आती है। सो ऑन एक्सपायरी डे सेबी ने नोटिस किया कि वॉल्यूम्स कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, राइट। स्पेशली ऑन 17th of January 2024 सेबी ने नोटिस किया कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन के वॉल्यूम बहुत ही क्रेजी हो चुके हैं। यहां पे आप देख सकते हो 17th of January का डेटा। यूजुअली क्या रहते हैं, 2000 की रेंज में रहते हैं, 2500 3000 की रेंज में रहते हैं, पर एक्सपायरी डे के अंदर आप देख सकते हो 10,600 की रेंज में चले गए थे। दैट्स ह्यूज, राइट। इट्स इक्वल टू ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स ईयर। सो यहां सेबी ने एक एनॉर्मैलिटी नोटिस करी कि यार ये कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, ये कुछ क्या हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है। अब समझो शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग, सर आप समझा तो रहे नहीं हो कि फ्रॉड क्या हुआ, मैनिपुलेशन क्या हुआ। यार समझाता हूं, इसके लिए आपको बहुत सारे टर्म्स आने चाहिए। एकदम से समझाऊंगा समझ नहीं आएगा, राइट। पहले हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ही तो बिल्डिंग बनेगी ना। बिल्डिंग बना के थोड़ी बेस बनता है, वरना बिल्डिंग फटाफट से गिर जाती है। सो इन द सेम लाइन हम क्या कर रहे हैं, पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रहे हैं। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा देता हूं जल्दी से, उसके बाद आपको केस भी बता दूंगा। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का कुछ नहीं होता, बाय मतलब होता है मैंने इसको बाय किया या मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है कि मैं इसको सेल कर रहा हूं, राइट। सो अब जब भी मैं आपको बोलूं कि लॉन्ग पोजीशन पे हूं, मतलब या तो मैंने इसको बाय कर रखा है या मैंने इसको होल्ड कर रखा है। शॉर्ट मतलब मैंने इसको बेच दिया है, खत्म हो गई बात, राइट। सो 3 चीजें होती है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, होल्ड पोजीशन। लॉन्ग मतलब मैं इसको बाय कर रहा हूं, आई एम लॉन्ग ऑन निफ्टी, दैट मीन्स आई एम बाइंग निफ्टी, राइट। लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसी को ही हम बुलिशनेस बोलते हैं कि मार्केट बुलिश हो गया है। और तबियत का लोग शॉर्ट कर रहे हो, बेच रहे हो, तो हम उसी को बोलते हैं कि बेयरिश हो गया है। क्योंकि जब बुल मारता है तो वो सींग उठा के ऊपर की तरफ मारता है, राइट। इसीलिए इसको वहां से रिलेट किया गया है, ओके। इसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। और शॉर्ट पोजीशन क्यों बोलते हैं, बेयरिश क्यों बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन को, क्योंकि जब बेयर मारता है तो ऐसे मारता है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब मार्केट गिर रहा है, राइट। सो ये चीजें वहां से डिराइव हुई है, उस कॉन्सेप्ट से डिराइव हुई है। अब देखो समझना बात को, अगर जेन को प्रॉफिट कमाना है, सो हर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने की एक ही इक्वेशन होती है कि आपको खरीदना सस्ते पे पड़ेगा, बाय लो, एंड यू नीड टू सेल दैट थिंग ऑन हायर प्राइस। अगर मैं कोई चीज 100 रुपए पे खरीद रहा हूं, उसको मैं 150 रुपए पे बेच रहा हूं, तो मैं 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं ना, सही है, ये बात सही है। डेरिवेटिव मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप पहले सेल भी कर सकते हो, बाद में बाय भी कर सकते हो। सर ये कैसी बात हुई,
देखो मैं काफी बार वीडियो में बता चुका हूं, इस बार भी बताने वाला हूं। नॉर्मल बिजनेस क्या होता है, आप पहले बाय करते हो फिर सेल करते हो। लेट सपोज मैं एक स्टेशनरी वाला हूं, मेरी शॉप है, तो मैं बहुत सारी स्टेशनरी का आइटम लेके आ गया। मान लो मैं पेन का डीलर हूं, तो मैं बहुत सारे पेन लेके आ गया, पहले तो बाय करूंगा फिर सेल करूंगा। पर स्टॉक मार्केट में उल्टा भी हो सकता है, आप पहले सेल भी कर सकते हो बाद में बाय कर लोगे। कैसे समझना, ठीक है, कैसे समझना। नाइन 15 पे मेरे पास एक कॉल आता है, मार्केट खुलते ही, मेरी शॉप खुलते ही 9:15 AM पे मेरे पास एक कॉल आता है कि सर 1000 पेन चाहिए, 1000 पेन चाहिए, राइट। तो क्या मैं इसको सेल कर पाऊंगा? लेट सपोज मेरे पास ये ऑर्डर आता है मिस्टर ए से, तो क्या मैं 1000 पेन मिस्टर ए को सेल कर पाऊंगा? ये सेल ऑर्डर हो गया। मेरे पास पेन नहीं है, आज मेरा पेन का बैलेंस 0 हो चुका है, मेरा पेन का बैलेंस आज 0 हो चुका है, मेरे पास पेन है ही नहीं, तो क्या मैं इसको सेल कर पाऊंगा? यस। प्रॉमिस ही तो करना है, कर दिया, मिस्टर ए ने पैसे दे दिए। मैंने मिस्टर ए को बोला यार मैं तुमको 3:30 बजे तक 1000 पेन सप्लाई कर दूंगा। मैंने क्या बोला, ये 3:30 बजे तक आ जाओ, 1000 पेन सप्लाई कर दूंगा। 3:30 बजे मैं दुकान बंद कर देता हूं। ये स्टॉक मार्केट का टाइम होता है, ठीक है, 9:15 से 3:30। अब मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं से बाय कर लूंगा 1000 पेन, तब तक कहीं ना कहीं से 1000 पेन बाय कर लूंगा और मिस्टर ए को सेल कर दूंगा। यही होता है स्टॉक मार्केट में, पहले सेल करना बाद में बाय करना। इसको हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। देखो एकदम सिंपल फॉर्म में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं यूज करने वाला। आई नो दिस इज अ टफ टॉपिक, दिस इज अ वेरी टफ एंड अ क्रूशियल टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। और आज एक केस स्टडी आई है तो एक मौका मिला है कि इसके लिए इस टॉपिक को आपके लिए मैं सिंप्लीफाई कर पाऊं, राइट। सो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? शॉर्ट सेलिंग। मेरे पास पेन नहीं था, मैंने पहले सेल कर दिया, मिस्टर ए को बोल दिया यार तुम पैसे भेज दो, 3:30 बजे तक आ जाना, मैं तुमको 1000 पेन दे दूंगा, तब तक मैं किसी से बाय कर लूंगा। बात तो एक ही है ना, ठीक है। यहां इसको 1000 पेन बेचे मैंने 100 रुपए पे, यहां मैंने 1000 पेन बाय कर लिए 80 रुपए पे। बिजनेस हमेशा सेम रहेगा। यू ऑलवेज नीड टू बाय लो, यू ऑलवेज नीड टू सेल हाई इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। उल्टा करोगे तो लॉस ही होगा। कहीं भी करो, दुकान पे करो, स्टॉक मार्केट में करो, अंबानी साहब के यहां करो, बिजनेस के रूल कभी भी चेंज नहीं होते। स्टॉक मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, पहले सेल कर लिया बाद में बाय कर लिया, राइट। ये सब होता है डिमांड एंड सप्लाई का गेम। जब डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से आ रही होती है, स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। सो क्या मैं बोल सकता हूं डिमांड और सप्लाई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टॉक की प्राइसेस को कंट्रोल करता है। डजंट मैटर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। स्ट्रेंज, राइट। सर ये क्या बोल रहे हो? विश्वास नहीं होता तो आईटीसी का स्टॉक स्टडी कर लो, अगर बिलीव नहीं होता तो आईटीसी का स्टॉक, विप्रो का स्टॉक स्टडी कर लो, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक स्टडी कर लो, अभी तो खैर हाई पे आ गया है, कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक का शेयर प्राइस स्टडी कर लो और उसके प्रॉफिट से उसके सेल से मैच करके देख लो। इन कंपनीज ने हमेशा से ऑल टाइम रेवेन्यू हिट किया है, पर इनका शेयर प्राइस उतना ऊपर नहीं गया है। विप्रो में, आईटीसी में एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर कंसोलिडेशन फेज ऑफ दी स्टॉक्स। अगर आप अभी इनको देखोगे तो वो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पे, राइट, या उसके पास है। पर अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन कंपनीज ने जबरदस्त टर्नओवर किया, स्टिल इनका स्टॉक प्राइस नहीं ग्रो कर पाया। उसका रीजन डिमांड एंड सप्लाई। उनमें उतना ट्रेडिंग नहीं होता था, उनमें उतना जबरदस्त तरह का डिमांड नहीं था जो अभी आ चुका है, राइट। तो एक स्टॉक प्राइस को सबसे पहले उसका डिमांड ड्राइव करता है। अगर एक स्टॉक को सब खरीदना चाहते हैं तो उसका वैल्यू जबरदस्त तरीके से बढ़ने लग जाता है। कोई सब बेचना चालू कर दे तो उसका प्राइस गिरने भी लगता है। इसी डिमांड एंड सप्लाई का फायदा उठाते हुए यहां पे जेन ने, राइट, जेन स्ट्रीट ने काफी एक बड़ा मैनिपुलेशन कर डाला। सबसे पहले जेन स्ट्रीट को बहुत ही अच्छे तरीके से डेरिवेटिव मार्केट का समझता, राइट, नॉर्मल कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट का समझता, डिमांड एंड सप्लाई का समझता। उन्होंने प्राइस को जबरदस्त तरीके से बढ़ाना चालू किया। दे इन्फ्लेटेड द मार्केट। व्हेन आई से मार्केट आई मीन हियर बैंक निफ्टी। उन्होंने काम किस में किया? बैंक निफ्टी में किया। उन्होंने बैंक निफ्टी को बढ़ाया, डायरेक्टली नहीं बढ़ाया, इनडायरेक्टली बढ़ाया। कैसे?
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डील करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जबरदस्त तरीके से खरीदने लग गए कैश मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट में। उन्होंने इस पे अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस किया, मतलब यहां पे इन्होंने पंप किया, शेयर प्राइसेस को पंप किया, राइट। सब स्टॉक लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, इनका सबसे बड़ा सब्सटैंशियल वेट है किसमें? बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में। इन लोगों ने क्या किया? इन स्टॉक्स को खरीदा जबरदस्त तरीके से और इन्फ्लेट कर दिया बैंक निफ्टी को। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी एरा गेरा आके एकदम से इंडेक्स को फ्लक्चुएट कर दे? इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट इज ह्यूज। एक प्लेयर आके कैसे फ्लक्चुएट कर सकता है, समझना, एक प्लेयर आके कैसे इंपैक्ट कर सकता है। ये कोई छोटे मोटे ट्रेड नहीं थे, ये सारे फोमो क्रिएट करने वाले ट्रेड थे। पहले बात तो आपको मैं बाइंग का साइज बताना चाहूंगा, ठीक है। इस वाले पूरे टेबल में ये दो कॉलम ही रिलेवेंट है, फर्स्ट और लास्ट, तो मैं उनको ले रहा हूं, ठीक है। इन्होंने फोमो क्रिएट करना चालू किया। आप देख सकते हो सिर्फ अकेले जेन स्ट्रीट की बाय ट्रेडेड वैल्यू क्या थी रिलेटिव टू दी मार्केट। अगर आईसीआईसीआई बैंक 100 रुपीज का लोग खरीद रहे हैं, टोटल बाय, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल बाय पोजिशंस, 100 रुपी है, तो जेन स्ट्रीट अकेला 23 रुपीज खरीद रहा है। हैव अ लुक। ये सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस मैं बोल सकता हूं, कंट्रोल नहीं बोल सकता, बट मैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोल सकता हूं कि अगर कोई 100 रुपए का खरीद रहा है, मार्केट में सारे लोग मिलकर 100 रुपए का खरीद रहे हैं, उसमें से 23 तो अकेला जेन ही खरीद रहा है। तो अगर आप 20% या उससे ज्यादा की होल्डिंग्स खरीद करने लग जाओगे तो डेफिनेटली आपने क्या किया? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देख लो, सारे बैंकों के नाम आ रहे हैं ऑलमोस्ट, राइट। 12 तो टोटल बैंक है बैंक निफ्टी के अंदर, उसके अंदर इतने सारे नाम, उसमें भी आपकी 20-20, 25-25% होल्डिंग ट्रेड्स की। तो डेफिनेटली आप यहां क्या कर पाओगे? एक हाई लेवल का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाओगे। और अगर आपने इन स्टॉक्स के अंदर वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया तो एज अ होल इंडेक्स भी तो वो मूव करेगा ना, क्योंकि मेजरली तो कॉन्स्टिट्यूएंट से ही तो मिलके बना है, राइट। सो दिस आई विल से वाज अ फेक इमेज दैट जेन स्ट्रीट क्रिएटेड इन द मार्केट। सर व्हाट डू यू मीन बाय फेक इमेज? ये फोमो क्रिएट किया, फोमो क्रिएट किया, बताता हूं कैसे। और ये मूवी है, एक बहुत बढ़िया मूवी है, आई थिंक एंटर द ड्रैगन, ब्रूस ली की बहुत फेमस मूवी है, राइट। बहुत पुरानी है, आई डोंट नो आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी, पर मैंने बहुत बार देखी है। यू मस्ट रिमेंबर, तो ब्रूस ली के टीचर वहां उनको समझा रहे होते हैं, यू मस्ट रिमेंबर द एनिमी हैज ओनली इमेजेस एंड इल्यूशंस behind which he hides his true motive. So as of now we are talking about the image, we are talking about the illusions, we are talking about the fakeness जो जेन स्ट्रीट ने यहाँ पे क्रिएट करी है, राइट। ट्रू मोटिव क्या था वो आपको बाद में बताऊंगा। तो ये स्टेप 1 थी, ये स्टेप 1 थी। सो क्या फेक इमेज क्रिएट करी, समझना, ऐसा फोमो क्रिएट किया मार्केट के अंदर। देखो सबसे पहले एलटीपी का कॉन्सेप्ट समझना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कोई चीज आखिरी बार 100 रुपए पे की ट्रेड हुई थी तो क्या मैं बोल सकता हूं ये उसकी फेयर वैल्यू है? अगर ये पेन आखिरी बार 100 रुपए का बिका था तो मैं बोल सकता हूं ना कि उसकी फेयर वैल्यू है। उसी तरह से स्टॉक्स के अंदर भी क्या होती है? फेयर वैल्यू होती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होती है। सही है, क्या होती है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस होती है। ओके, यहां आप देखो कितने बाइंग ऑर्डर्स एंटर किए जेन स्ट्रीट ने। 15,000 इन आईसीआईसीआई बैंक, 18,000 in Axis Bank, 12,000 in SBI Bank and like that. अब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर से 7,000 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स आर अबाउ एलटीपी। अभी आप समझ नहीं पाओगे, मैं इसको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूं। एलटीपी कितनी चल रही है? 100 रुपए चल रही है, मतलब यही फेयर वैल्यू है शेयर की। अरे आखिरी में जितना बिका वो फेयर वैल्यू हो गई, राइट। जेन स्ट्रीट ने बोला कि 15,000 ऑर्डर डाले। जेन स्ट्रीट ने कितने ऑर्डर डाले? 15,000 ऑर्डर डाले आईसीआईसीआई बैंक के, 18,000 डाले एक्सिस के, उसमें से 7,000 ऑर्डर, 9,000, 15,000 में से 7,000 ऑर्डर्स वर एक्सीडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू और द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। 100 रुपए की चीज को उन्होंने बोला हम 105 में खरीदेंगे, हम 110 में खरीदेंगे, तुम तो दे दो। मार्केट में आग लग गई, 100 रुपए का शेयर लोग 105, 110 में खरीदने के लिए तैयार हैं, वो भी इतना अग्रेसिवली। 15,000 ऑर्डर्स में से 7,000 ऑर्डर, क्लोज टू 50%। अगेन 18,000 ऑर्डर्स में से क्लोज टू 9,000, अगेन मोर देन 50%। 12,000 में से 6,000, 20 में से 7,000, 13 में से 8,000। आप देखो हर स्टॉक में 15-20 हजार ऑर्डर्स में से 50% ऑर्डर्स उसमें से ऐसे थे जो कि फेयर वैल्यू के ऊपर भी तैयार थे वो खरीदने के लिए, कि 100 रुपए का कोई बात नहीं तुम 110 में दे दो, 100 रुपए का कोई बात नहीं तुम 105 में दे दो। दैट्स क्रेजी, दैट वाज अ पंप।
मार्केट में सबको लगा कि बुल रन आ गया है। क्या आ गया है? बुल रन आ गया है, क्योंकि 100 रुपए की चीज को लोग 110 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गए, राइट? क्योंकि मार्केट के 20% ट्रेड्स तो जेन खुद ले रहे थे, राइट? ऐसे केस में इन्होंने जबरदस्त फोमो क्रिएट किया। अब ऐसा फोमो जब क्रिएट होता है, जब सबको लगता है ये खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, जब मार्केट में वो न्यूज फैलती है तो रिटेलर्स आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है? रिटेलर्स आ जाते हैं कि यार हम भी खरीदेंगे, महंगे पे खरीद लेते हैं, क्योंकि वो प्राइस तो तब तक इन्फ्लेट कर चुका होता है। सो जेन स्ट्रीट ने पहले क्या किया, फेज 1 में इन्फ्लेट कर दिया मार्केट को। कैसे इन्फ्लेट किया? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ट्रेड करके हैवीली, राइट? वो भी उसकी फेयर वैल्यू से, लास्ट ट्रेडेड प्राइस से भी ज्यादा की प्राइस पे उन्होंने खरीदना चालू कर दिया। उससे क्या हुआ, मार्केट में एक माहौल बन गया कि हम भी खरीदेंगे हम भी खरीदेंगे। सबसे पहले फिर रिटेलर आते हैं, रिटेलर्स ने भी दबा के खरीद लिया। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इतना अग्रेसिवली खरीदोगे तो बैंक निफ्टी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके जो ऑप्शंस होंगे, लेट सपोज कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या होता है, राइट टू बाय। तो जब आप बुलिश होते हो ना, जब आपको लगता है मार्केट बढ़ने वाला है, तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो, ठीक है? अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, आप बाद में अलग से पढ़ना कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। आप लोगों को चाहिए कि मैं आपके लिए लेक्चर बनाऊं डेरिवेटिव्स पे स्पेसिफिकली, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पूरा एक्सक्लूसिव डेरिवेटिव कवरेज करूंगा, ठीक है? पर अभी के लिए समझ लो यार कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर अगर मैं सब समझाऊंगा तो फिर ये 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं रहेगी। अभी हमको यहाँ पे टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में ये केस समझना है। कॉल ऑप्शन बायर्स आए, उन्होंने बोला हम तो ऑप्शंस खरीदेंगे, बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, अंडरलाइंग असेट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स खरीदेंगे। अंडरलाइंग असेट अगर बढ़ा तो आप तो बहुत जोर से बढ़े, मैडम के मूड में चेंज आता है तो आपके मूड में और जबरदस्त चेंज आता है। तो वैसा ही हुआ, अंडरलाइंग एसेट बढ़ा, डेरिवेटिव मार्केट और तेजी से बढ़ा। कॉल ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं, राइट? अब जेन को समझ में आ गया कि क्या करना है। आप बताओ क्या करना है? जो चीज बढ़ती है हायर प्राइस पे हम बेचते हैं, लोअर प्राइस पे हम बाय करते हैं, ये तो बिजनेस होता है। देखो ये वाली जेन की पोजीशन सेपरेट थी जो उसने बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ली, डेरिवेटिव्स में अलग पोजीशन बनाई। क्या बनाई थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है? समझना। ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, पहले वो समझ लो। ऑप्शन कुछ नहीं होता, देखो यार ये बायर को एक राइट दे देता है पर एक ऑब्लिगेशन नहीं देता। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको मैं थोड़ा इजी करके समझा देता हूं, ठीक है? मान लो क्रिकेट का मैच होने वाला है, ठीक है? धोनी साहब और विराट कोहली साहब खेलने वाले हैं। मिस्टर ए को एक कंफ्यूजन है कि मैं वहां जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, आउटस्कर्ट्स में थोड़ा, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन है। तो मिस्टर ए को कंफ्यूजन है कि यार ये मान लो टिकट इसकी बिक रही है 5,000 रुपए की, तो मिस्टर ए को कंफ्यूजन है कि ये 5,000 की टिकट मैं खरीद लूंगा तो पूरी की पूरी डूब जाएगी। तो एक काम करता हूं, मैं एक ऑप्शन खरीद लेता हूं। क्रिकेट मैच वाले ने बोला यार तुमको ऑप्शन दे देते हैं, एक काम करो तुम अभी 500 रुपए दे दो एज प्रीमियम, एज प्रीमियम, तुम सिर्फ 500 रुपए का प्रीमियम दे दो, तुमको आना हो बाद में तो पूरी टिकट खरीद लेना, पूरी टिकट खरीद लेना। पर अगर नहीं आए तो ये 500 रुपए डूब जाएंगे, नहीं आए तो ये 500 रुपए डूब जाएंगे। मिस्टर ए ने कहा बढ़िया यार, पूरे 5,000 डूबे, इससे बढ़िया 500 डूबे। मिस्टर ए ने यहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। यही होता है ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं पूरी क्लास लेता हूं, ठीक है? तो मैं अभी पूरा का पूरा नहीं समझा पाऊंगा, देखो समझना बात को। अगर आपको चाहिए सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं एक डेरिवेटिव पे लेक्चर लेके आऊं पूरा, ठीक है? डेरिवेटिव पे एक लेक्चर लेके आऊं पूरा। तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि मेरी मर्जी होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं होगी तो नहीं जाऊंगा। 500 रुपए तो डूबेंगे, प्रीमियम ही तो डूबेगा। सो दैट्स व्हाट ऑप्शन बायर इज ऑल अबाउट। इट गिव्स अ राइट, मेरे पास राइट है वहां जाने का, पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि 500 रुपए दे दिए तो वहां जाना ही है, 5,000 देनी है, नो, राइट? ये 500 रुपए प्रीमियम होता है। तो अब जैसे ऑप्शन बायर होता है वैसे ही ऑप्शन सेलर भी तो होता होगा ना यार। मुझे 500 रुपए में किसी ने बेचा है तो किसी ने तो बेचा है, मैं तो बायर हूं, वो सेलर है, ठीक है? सो दो ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन वो बाय करता है, वो बायर बाय करता है जो बुलिश होता है, जिसको लगता है मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा। पुट ऑप्शन वो बाय करता है, पुट ऑप्शन का बायर वो होता है जो बियरिश होता है,
उसको लगता है यार मार्केट की बैंड बज जाएगी, मार्केट तो बहुत जोर से गिरेगा। यहां पे समझना क्या हुआ। अच्छा, इनकी भी एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की, क्योंकि ये भी डेरिवेटिव है तो एक्सपायरी तो होगी ना यार। अभी समझना रियल गेम। ये वाला कोट पढ़ो, वॉरेन बफे साहब के कोट इतने जबरदस्त हैं, पूरा ब्रेन खुल जाता है। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अब इम्पेशेंट कौन है यहां पे? ट्रेडर्स। उनको इम्पेशेंट नहीं बोलूंगा यार, वो तो यहां पे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है। यहां पे पेशेंट लोग कौन है? जेन स्ट्रीट। अब मैं इनको यहां पेशेंट नहीं बोलना चाहूंगा, मैं इसको रिप्लेस करना चाहूंगा जो मैनिपुलेटिव होता है। तो ये नॉन मैनिपुलेटिव है, ये मैनिपुलेटिव है एक नंबर के। तो अगर जेन स्ट्रीट को 36,000 करोड़ का फायदा हो रहा है, राइट, प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी न किसी को तो लॉस हुआ होगा ना, किसी न किसी को तो लॉस हुआ होगा। इनके घर पे पैसा आया है मतलब कहीं से तो गया होगा, किसी के घर से तो पैसा गया होगा। वो है रिटेलर्स, वो है ट्रेडर्स, वो है कॉर्पोरेट एंटिटीज जिनने F&O के अंदर पोजीशंस बनाई थी, राइट। ये गलत है, ये चीज गलत है। प्रॉफिट कमाना गलत नहीं है, मार्केट के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस करके प्रॉफिट कमाना गलत है। सर कैसी प्रैक्टिसेस? अरे बताता हूं ना, 2 मिनट तो रुको। पहली बात तो समझ में आ गई ना कि पंप किया, ये बात तो समझ में आ गई ना सबको? समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो। उसके बाद ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। पहले यस लिखो कि हाँ समझ में आया कि पंप कर दिया। कैसे पंप कर दिया? बैंक निफ्टी को पंप कर दिया, इनडायरेक्टली पंप किया। कैसे किया? कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अग्रेसिवली बाइंग करके निफ्टी बैंक को पंप कर दिया। ठीक है, ओके चलो। अब इनको प्रॉफिट हुआ है मतलब किसी और को तो लॉस हुआ है। लॉस कैसे हुआ होगा? देखो क्या किया इन लोगों ने, समझाता हूं, एक बढ़िया तरीके से समझाता हूं। जेन स्ट्रीट, इन्होंने क्या किया? बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पंप करा। उस वजह से क्या हुआ? बैंक निफ्टी भी पंप हो गया। अंडरलाइंग असेट पंप हो गई। मैडम पंप हो गई। मैडम के मूड में स्विंग आने चालू हो गए। मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव्स के मूड में खतरनाक स्विंग आने चालू हो गए, राइट। सो क्या मैं बोल सकता हूं जेन स्ट्रीट की वजह से बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हुए, उस वजह से बैंक निफ्टी इंडेक्स चेंज हो गया, उस वजह से डेरिवेटिव्स, किसका एग्जांपल है? कॉल ऑप्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, ये चेंज हो गया। बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़े, राइट, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी इंडेक्स भी बढ़ा। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जोर से बढ़ने लग गया, जबरदस्त तरीके से बढ़ने लग गया। बताऊंगा कितना बड़ा, मजा आ जाएगा देख के, शौक लगेगा आप लोगों को देख के कितना बड़ा, राइट। ये हुआ इमेज, फेकनेस, जेन स्ट्रीट की फेकनेस। ये पूरा क्या है? फेकनेस है। जेन स्ट्रीट ने प्रॉफिट कमाया कैसे? जेन स्ट्रीट को पता था मैं ये सब करूंगा तो ये सब होने वाला है। बैंक निफ्टी इंडेक्स बढ़ेगा, मैडम का मूड चेंज होगा तो सर का भी मूड चेंज होगा, तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। जेन स्ट्रीट ने बोला अपन कॉल ऑप्शन बायर नहीं है, अपन कौन है? कॉल ऑप्शन सेलर है। अपन कौन है? कॉल ऑप्शन सेलर है। हम उसको महंगे पे बेचेंगे, जब वो 10 रुपए की चीज 500 रुपए की हो जाएगी तब हम कॉल ऑप्शन सेलर बनेंगे, क्योंकि वो 500 की वर्थ ही नहीं थी। और मैंने ही तो क्रिएट किया है, बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स खरीद खरीद के मैंने ही तो क्रिएट किया है। जिस दिन बेचूंगा 500 रुपए से वापस 10 रुपए पे आ जाएगी, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं मैं 10 रुपए की चीज को लेके 500 रुपए पे लेके चला गया कॉल ऑप्शन के प्रीमियम्स को, कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को। जब मैं मेरे होल्डिंग्स को बेचूंगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सबको स्क्वायर ऑफ करूंगा, तो क्या ये 500 की चीज वापस 10 रुपए पे ना आ जाएगी? तो क्यों ना मैं 500 पे सेल कर दूं, क्योंकि मैं कौन हूं? ऑप्शन सेलर हूं। ये पूरा गेम मेरा ही क्रिएटेड है, जेन स्ट्रीट का ही क्रिएटेड है। मुझे पता है उसकी 500 की वर्थ नहीं है, मैं लेके आया हूं 500 पे, तो उसको वापस मैं ही गिरा भी तो सकता हूं। सो व्हाई नॉट टू सेल इट? देखो सीधा मैनिपुलेशन करूंगा तो पकड़ में आ जाऊंगा, हालांकि ये लोग टेढ़ा मैनिपुलेशन करके भी पकड़ में आ गए, ठीक है। सेल करा 500 रुपए पे,
जब 10 रुपए पे आएगा तब बाय कर लूंगा ना। यही तो गेम है, यही तो बिजनेस है, और ऐसा मैं कर सकता हूं स्टॉक मार्केट में। आपको बता दिया कैसे, आपको बता दिया कैसे, राइट। 490 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा हर कॉन्ट्रैक्ट पे, हर कॉन्ट्रैक्ट पे। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहां पे इन लोगों ने क्या किया। एक बार जब मार्केट को पीक पे लेके चले गए, ये सब हुआ एक्सपायरी डे पे। एक्सपायरी डे पे क्यों? क्योंकि ब्रेकअप वाले दिन सबसे ज्यादा नॉइस होता है, सबसे ज्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है। ट्रेडर्स पागलों की तरह ट्रेड ले रहे होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगा रखे होते हैं। रिटेलर्स आजकल दबा के पार्टिसिपेट करने लग गए। सेबी के डेटा के हिसाब से 90% से भी ज्यादा रिटेलर्स को लॉस होता है डेरिवेटिव मार्केट में। जेन स्ट्रीट को ये बात पता है। जेन स्ट्रीट के पास इतना पैसा है कि उनने आधे मार्केट को यहाँ पे मैनिपुलेट करके रख दिया। अल्टीमेटली क्या होगा, रिटेलर से पैसा जाएगा, जेन स्ट्रीट के पास आएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ ग्रेट डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी here from the honest people who do have integrity to the organizations that do not have any integrity, who want to deceive the market, who want to do the fraudulent activities. Not fraudulent is not the right word, but yes, manipulative is the right word. देखो, जो दो चीजें होती है ना, कोई होता है एक जो बिल्कुल फ्रॉड होता है, पैसा चोरी थोड़ी किया उन्होंने तो मार्केट को मैनिपुलेट हुआ उस हिसाब से। अब आप उसको चोरी बोलो भले, इट डजंट मैटर, बट अल्टीमेटली तो क्या हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है। क्या हुआ है? मैनिपुलेशन हुआ है, राइट। प्राइसेस को एक बार वापस से समराइज करना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। खाली पेज पे कर देते हैं। जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खरीदा, जैसे कि HDFC, ICICI। उससे क्या हुआ, बैंक निफ्टी का मूड चेंज हो गया, बढ़ने लग गया। अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट का मूड चेंज कर दिया। डेरिवेटिव्स तो भाई साहब हालत खराब कर देंगे। कॉल ऑप्शंस ऐसे बढ़ने लग गए। ये सब एक्सपायरी डे पे, और हो कब रहा है, ब्रेकअप वाले डे पे हो रहा है, तो इंपैक्ट और 10x था। कॉल ऑप्शंस और बढ़ने लग गए। जेन स्ट्रीट को पता जैसे ही चला कॉल ऑप्शन बढ़ गए, कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। 500 रुपए पे सेल कर दिया। 10 रुपए पे जब आएगा तब बेच देंगे, क्योंकि ये तो एक्सपायरी डे, इस दिन तो स्क्वायर ऑफ करना ही है। एनी हाउ स्क्वायर ऑफ करना है। 10 रुपए पे लाने वाला भी जेन स्ट्रीट है, समझना। 10 से 500 पे लाए भी हम, क्यों लाए भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाय कर करके अंडरलाइंग एसेट का मूड चेंज किया। अंडरलाइंग एसेट ने डेरिवेटिव्स का मूड चेंज कर दिया। मूड बनाने वाले भी हमें, मूड बिगाड़ने वाले भी हमें, राइट। जैसे ही मैं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बेचना चालू करूंगा, HDFC, ICICI, वापस 500 की चीज 10 रुपए पे आ जाएगी, राइट। रिटेलर्स के पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को झेल पाए। जैसे ही प्रीमियम्स बढ़े, जैसे ही मार्केट टॉप पे बढ़ा, यार जेन स्ट्रीट ने दबा के खरीदा, और रिटेलर्स आए, उनने और दबा के खरीद लिया। अब वो बेचारे तो अपनी पूरी कैपिटल लगा के बैठ गए। पीक पे आ गया मार्केट, जेन स्ट्रीट ने दबा के शॉर्ट करना चालू किया। गजब के सेलिंग ट्रेड्स। मैं आपको बताता हूं कैसे। वही स्ट्रैटेजी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस वाली स्ट्रैटेजी, सेलिंग ट्रेड्स क्रिएटिंग अ पैनिक इन द मार्केट। अब रिटेलर बेचारे नादान होते हैं, बेवकूफ नहीं बोलूंगा, नादान होते हैं। उनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, पर उनके ड्रीम्स होते हैं कि सर हमको भी पैसे कमाने, पर उनको पता नहीं होता ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनको पैसे नहीं कमाने देंगे। सही है? क्या हुआ समझना। अग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस उन्हीं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट में, यार उनके पास तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना शेयर्स, इन सब के एक्सपायरी डे पे दबा के बेचा, जम के बेचा, जम के बेचा। उसके अंदर से भी 11,000 कॉन्ट्रैक्ट में से 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस के नीचे बिक रहे। सर पहले तो आपने कहा ऊपर बिक रहे हैं, तब तो हाइप क्रिएट करना था ना। पहले तो 100 रुपए की चीज को 110 रुपए पे खरीद लिया कि हम तो खरीदने के लिए तैयार हैं। मार्केट में हवा मच गया, मार्केट में बोला यार HDFC बैंक तो कहां चले जाएगा, लोग 110 पे खरीदने के लिए तैयार है। अब क्या किया, पैनिक क्रिएट किया। 100 रुपए की चीज को बोला कि मैं तो 90 रुपए पे बेच रहा हूं, प्लीज खरीद लो मेरे से। जेन स्ट्रीट जैसा प्लेयर आके बोला कि 100 रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है, मैं तो 90 पे भी बेचने के लिए तैयार हूं, तुम तो मेरे से खरीद लो, मैं तो एग्जिट करना चाहता हूं। रिटेलर्स को और डर लगा, रिटेलर्स ने अग्रेसिवली शॉर्ट किया, राइट। उनने जितना पहले बाय कर रखा था वो सब बेच दिया। अल्टीमेटली हुआ क्या, 500 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए पे आएगा आने वाले टाइम में। यही तो हुआ। आप यहां देख सकते हो जेन स्ट्रीट ने हर ऑर्डर के अंदर 50% से भी ज्यादा ऑर्डर्स अग्रेसिवली फेयर वैल्यू के भी नीचे बेचने का ऑर्डर लगा दिया, जस्ट टू क्रिएट पैनिक इन दी मार्केट।
इमीडिएटली सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इमीडिएटली सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्राइस डाउन हो जाएगी। पहले क्या किया था, इमीडिएटली डिमांड इंक्रीज करी, प्राइस इंक्रीज करी। अब क्या करेंगे, इमीडिएटली सप्लाई इंक्रीज करेंगे, प्राइसेस इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, राइट। अब आप देखो कॉल ऑप्शंस की क्या हालत हुई वहां पे। ये कॉल ऑप्शन देखो बैंक निफ्टी का खुला 200 रुपए पे, 200 रुपए से 600 रुपए चला गया, 500 रुपए चला गया। हैव अ लुक, ये कब का है, ये आपको टाइम समेत देखो, यहां पे टाइम भी लिखा हुआ है। 9:15 पे ही ओपन होते ही 200 रुपए से 600 रुपए आ गया 9:15 पे। ये इन्फ्लेट किया इन लोगों ने, राइट, ये इन्फ्लेट किया। देखो ये फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने क्या किया, इन्फ्लेट किया। 9 बजे से लेके 9:15 से लेके दिन के टाइम तक, ये फेज 1 था। फेज 1 में इन लोगों ने क्या किया, 200 रुपए की चीज को 600-700 रुपए का बना दिया, 400-500 रुपए का बना दिया, राइट। उसके बाद इनने क्या किया, ऑफलोड करने चालू किए बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। क्यों, क्योंकि इनने पहले क्या किया, बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स खरीदे, ये ऑप्शन प्राइसेस को बढ़ा दिया। ऑप्शन प्राइसेस जैसे ही बढ़ गए, इनने क्या किया, ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। कॉल ऑप्शन के सेलर बन गए लोग। कॉल ऑप्शन को इनने 400, 500, 600 रुपए पे बेचा, राइट। अब इनने जो इनकी होल्डिंग्स थी बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनको ऑफलोड करने चालू किए। ऑब्वियस सी बात है, 20% टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स का आप ही होल्ड करते हो, आप उसको एकदम से बेच दोगे, वो भी फेयर वैल्यू के नीचे नीचे बेचना चालू कर दिए। 100 रुपए पे इन लोगों ने खरीदे थे, 90 रुपए पे बेचना चालू कर दिए, लॉस पे बेचना चालू कर दिए जेन स्ट्रीट ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, राइट। ये बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहा हूं, स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। जबरदस्त तरीके से मार्केट गिरा और एक्सपायरी होते होते 400-500 रुपए की चीज 0.65 पैसा पे क्लोज हुई है। 0 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। तो 0.65 पैसे की क्या ही वैल्यू होती है यार, जीरो हो गई। एक्सपायरी डे होनी थी, एक्सपायरी डे तो एक्सपायर, तो ब्रेकअप तो होना ही है एक्सपायरी डे पे, राइट। सो वैसे ही यहां पे एक्सपायरी डे में डेरिवेटिव्स के अंदर जीरो तो होनी है वैल्यू। सर पर यहां लॉस हो गया, अरे भाई ये कैश मार्केट का लॉस है, समझना गेम, कैश मार्केट का लॉस है, ये डेरिवेटिव मार्केट का प्रॉफिट है। डेरिवेटिव मार्केट में सिंथेटिक लिवरेज होता है। यहां तो आपने मल्टीपल रिटर्न्स कमाए, 20% देके आपने 10 लाख के ट्रेड ले लिए, 2 लाख देके 10 लाख के ट्रेड लिए। क्या लेवल का प्रॉफिट हुआ, आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट में किस लेवल का प्रॉफिट हुआ, लॉस भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। आप देखना कितना सा लॉस हुआ और कितना सारा प्रॉफिट हुआ, राइट। इसको पैच बोलते हैं। पैच मतलब पहले पैच में क्या हुआ, इस वाले पैच में स्टार्टिंग के सुबह से लेके दिन तक, तो पहले इन्होंने क्या किया, दबा के खरीदा। तो पहले पैच में क्या हुआ, दबा के ले लो, खरीद लो। अच्छा HDFC बैंक बेच रहा है, कितने, 100 रुपए का है, ला 150 में देते, ला 110 में देते। कोटक महिंद्रा बैंक कितना, 50 रुपए का, 60 रुपए में मुझे दे दे, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। जैसे ही खरीदा मार्केट बढ़ने लग गया, बैंक निफ्टी बढ़ने लग गया, क्योंकि बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट खरीदने चालू कर दिए। बैंक निफ्टी मैडम के मूड में चेंज आया, सर के मूड में और जोर से चेंज आया, डेरिवेटिव। जब सर के मूड में चेंज आया साइमल्टेनियसली, ये तो इमेज बनाई बैंक निफ्टी को बढ़ा के, जब सर पूरा टॉप पे आ गए डेरिवेटिव के, उसके बाद असली गेम खेला, कॉल ऑप्शन को सेल करना चालू किया। कॉल ऑप्शन को दबा के 500-500 रुपए पे सेल किया, 400-400, 600-600 रुपए पे। जब वो कर दिया, फिर पैच 2 आया, पैच 2 आया, पैच 2 में जम के पे लो। पहले क्या था, पैच 1 में दबा के ले लो, दबा के स्टॉक्स उठाए, पैच 2 में जम के पे लो। जो स्टॉक्स उठाए उनको बेच दो, जो स्टॉक उठाए उनको बेच दो। बैंक निफ्टी क्रैश हुआ, बैंक निफ्टी क्रैश होगा सेकेंड हाफ में, तो क्या होगा, ऑप्शन के प्रीमियम भी तो वापस 500 से 10 रुपए आ जाएंगे। तो आपने 500 रुपए पे बेचा, 10 रुपए पे खरीदा, क्या लेवल का प्रॉफिट हुआ यार आपको। रिटेलर तो सोच भी नहीं सकते, बेचारे 5-10% कमाते हैं ऑप्शन प्रीमियम में, वो भी कमा नहीं पाते। आपने तो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न कमा लिए, राइट। सो वहीं हम पढ़ सकते हैं पैच 1 के अंदर, अग्रेसिव accumulation significantly long positions in the bank nifty constituents, right? They have undertaken significant long positions in the bank nifty constituents. They were the single largest buyer across the bank nifty component. Jane Street was the single largest buyer. सारी जनता एक तरफ, जेन स्ट्रीट एक तरफ, इतना खरीद लिया कि और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। 100 का ला 110 में दे दे, 105 में दे दे, अरे फेयर वैल्यू से ऊपर के ऊपर खरीद लिया। सो पैच 1 वाज बिल्डिंग वेरी लार्ज
शॉर्ट बैंक निफ्टी पोजीशंस वाया इंडेक्स ऑप्शन। सबसे पहले तो यहां पे लॉन्ग पोजीशंस ली बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, साइमल्टेनियसली एक गेम खेलाई। दिस वाज द ट्रैप, दिस वाज द रियल ट्रैप। क्या ट्रैप था? पहले मार्केट को जबरदस्त बढ़ा दो, मैडम का मूड चेंज करो, सर का मूड और चेंज होगा, सर का मूड टॉप पे आ जाए, सर के मूड को कॉल ऑप्शन को बेच दो, कॉल ऑप्शन सोल्ड। कॉल ऑप्शन सोल्ड, कॉल ऑप्शन को बेचा। अब प्राइस गिरानी भी तो है ना, 500 रुपए पे खरीद लिया, इसको 10 रुपए पे लेके आनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वापस मैडम का मूड चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो सर नीचे आएंगे। गिरेंगे कैसे सर 500 से 10 पे? तो वापस बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दबा के बेचा। सेकेंड फेज में अग्रेसिव कैश एंड फ्यूचर सेलिंग ऑफ बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स, जो आपने पहले कंपोनेंट्स खरीदे थे गिरा दो, मैडम का मूड चेंज होगा, डाउनफॉल आएगा, सर का मूड और जोर से चेंज होगा और जबरदस्त डाउनफॉल आएगा। जब 500 की चीज 10 में आ जाए तो 10 रुपए पे खरीद लेना, पोजीशन स्क्वायर ऑफ। 9:15 पे मैंने पहना, आपको 500 में बेचा, 3:30 बजे 10 रुपए पे खरीद लिया किसी और से, मैंने तो 10 रुपए का कचरा आपको 500 रुपए पे बेच दिया। वही जेन स्ट्रीट ने किया, राइट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये मैडम सर वाली, पेन वाली और जो भी मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज करी डेरिवेटिव के अंदर, ये आपको एफर्ट कैसा लगा, राइट। हम लोग काफी मेहनत करके ये वाला सारा कंटेंट बनाते हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की ये आपको टर्मिनोलॉजीज कैसी लगी, ये वे ऑफ टीचिंग आपको बेसिकली कैसा लगा। ऐसा हो सकता है कि डेरिवेटिव्स आपने कभी इस तरह से नहीं पढ़ा हो, बहुत सारे तरीके से तो पढ़ा होगा, पर डेरिवेटिव इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। ऑब्वियसली मैं आपको पूरा डेरिवेटिव आज नहीं पढ़ा पाऊंगा फॉर द सेम रीजन की ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे को पढ़ाने के लिए भी इसमें और बड़ा टाइम चाहिए, जो मैं पेड कोर्स में करता ही हूँ। फिर भी अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से समझना हो तो कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं भी उतना ज़्यादा मोटिवेट हूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाऊँ, राइट। ये सारी एंटिटीज थी जिनको सेबी ने पकड़ लिया, बोला तुम सब सालों एक ही हो, तुम सब के सब इसमें ऐसे ऐसे कर रहे हो, हमको समझ में आ गया है, राइट। सो ये जो ऑर्डर आया है सेबी का, ये सबके लिए आया है, ठीक है। अगर कोई भी इस सेशन के अंदर डाउट था, डेफिनेटली आप मेरे को टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे बता सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, फील फ्री, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। ये सारा इसका टाइमलाइन है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़िएगा। पहले इनको सेबी ने वार्निंग दी थी कि सुधर जाओ, राइट, 6 फेब को 2025। उसके बाद भी ये नहीं माने, उसके बाद भी इनने अग्रेसिवली वाली पोजीशंस ली। उसके बाद अल्टीमेटली सेबी ने बहुत सारी चीजें बताई। इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी बोला कि यार तुम इंट्राडे मतलब सेम डे में आपने किया गेम, 9:15 से लेके फर्स्ट हाफ तक तो आपने क्या किया, बाय कर करके मार्केट को चढ़ा दिया, उसके बाद आपने एकदम से गिरा दिया सेकेंड हाफ में। तो इसको क्या बोला, इंट्राडे मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी बोला कि प्रॉफिट कमाना गलत नहीं है, पर जबरदस्ती का माहौल बना के प्रॉफिट कमाना गलत है। तुमने क्या किया, जो मौसम था नहीं बारिश का, वो तुमने बनाया, पहले माहौल बनाया, राइट। पहले तो जम के ले लो, उसके बाद दबा के पह लो स्ट्रैटेजी। सो वो तुमने जबरदस्ती क्रिएट किया रिटेलर्स को फंसाने के लिए, ये गलत है। तुम प्रॉफिट कमाओ पर बेचारे रिटेलर्स को फंसा के मत कमाओ। दिस वाज द सेबीज इंटेंशन, राइट। यहां पे सेबी ने बोला कि तुम लोगों का इंटेंशन यही था। सच ट्रेडिंग एक्टिविटीज राइजेस द कंसर्न ऑफ मार्केट इंटेग्रिटी की, यार तुम मार्केट इंटेग्रिटी खराब कर रहे हो लार्ज पोजीशंस ले लेके, और एट द सेम टाइम पोजीशंस रिड्यूस करके लोगों को फंसा रहे हो डेरिवेटिव मार्केट में, जस्ट टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द इंडेक्स। कितने ब्यूटीफुली ये वर्ड्स यहां पे यूज किए गए हैं, आप देखो, राइट। ये सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी फ्रॉडुलेंट है और मैनिपुलेटिव है। फ्रॉडुलेंट मैं नहीं बोलूंगा, राइट। फ्रॉडुलेंट तब होती है जब आपका कोई ऐसा रूल होता, और है भी एक रूल, खैर इसीलिए सेबी ने यहाँ पे फ्रॉडुलेंट मेंशन कर दिया है। मैनिपुलेटिव 100% है, मैनिपुलेटिव है, राइट। सो ये सारे काम जेन स्ट्रीट ने कब कब किए, जनवरी 2023 से लेके अभी तक करते आ रहे हैं। अब जाके हमारी आंखें खुली है और ये ऑर्डर आया है, राइट। उन्होंने 36,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुके हैं, उससे भी ज्यादा का। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की फेयर वैल्यू तो 100 रुपए थी। जब उनने खरीदा तो उनने बोला हम तो 105 रुपए में भी खरीद लेंगे, और जब उनने बेचा तो उनने बोला हम तो 90 रुपए में भी बेच देंगे। तो यहाँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा लॉस तो हुआ होगा ना यार। तो ये रहा लॉस, 7,200 करोड़, 190 करोड़। जब प्रॉफिट हुआ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पर्टिकुलरली 43,000 करोड़। बाप रे, सिंथेटिक लिवरेज इसको बोलते हैं, सिंथेटिक लिवरेज, राइट।
7,000 करोड़ गवा के 43,000 कमा लिए, 36,000 करोड़ के आप प्रॉफिट में हो, क्या बुरा है, राइट। सेबी ने बोला कि तुमने हमारे PFUTP रेगुलेशंस को तोड़ा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये वाला पर्टिकुलर केस स्टडी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम दो, ये आपके कोर्स में है, डेरिवेटिव सबको पढ़ना है, सेबी हो RBI हो, डजंट मैटर, राइट। सेबी ने ऑर्डर पास कर दिया कि यार ये इतने रुपए जो तुमने कमाए हैं इसको क्या करो, फटाफट से एक एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा कर दो और फटाफट से भेज दो, वापस भेज दो जो कमाया है। ये मैनिपुलेशन है, ये फ्रॉड है। अच्छा, भेजने की बात नहीं है, तुम आज के बाद सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आना ही मत, राइट। इस दरवाजे पे वापस दस्तक देने की जरूरत नहीं है, सेबी ने ऐसा भी बोला है। साथ ही में बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई अगर तुम कुछ डेबिट करने वाले हो, इनके अकाउंट से कुछ काटने वाले हो तो गलती से भी मत करना, कुछ जमा करने वाले हो तो कर दो, क्योंकि हम तो जब दबा के एक साथ लेने वाले हैं इनसे, तो किसी को भी लेने मत देना, अकाउंट फ्रीज कर दो। क्रेडिट्स अलाउड है, डेबिट अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें सेबी ने यहाँ पे बोली है और ये पूरा हमारा सर्कुलर है। हालांकि जेन स्ट्रीट ने इस चीज को मना किया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह, राइट। और ये उसको चैलेंज करने वाले हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। यहाँ पे प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पूरी गड़बड़ है, ओके, बैक्ड विद डेटा ऑब्वियसली। तो यही था हमारा आज का केस लॉ। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये वाला टीचिंग आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और इसी तरह के वीडियोस लेके आऊं इसी मैनर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी, उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। किसी और सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।